सो गाइस, आफ्टर लुईस थ्योरी अब हम लोग लिमिटेशंस के अंडर बात करने जा रहे हैं। ओके, तो यहां पर हम लोग देखेंगे किस तरह से आयनिक कंपाउंड लुईस थ्योरी का रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आयनिक कंपाउंड में लुईस थ्योरी इनवैलिड होती है। ओके, सो गाइस, हमारी हेडिंग है यहां पर इनवैलिडिटी ऑफ लुईस थ्योरी इन आयोनिक कंपाउंड। चलिए आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें लुईस थ्योरी आयनिक कंपाउंड में इनवैलिड होगी। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सामने अवेलेबल है फर्स्ट पॉइंट। ओके, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कैटायंस हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल इंस्टीड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहां पर हम उन कैटायंस के बारे में बात करेंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, यानी कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था। बट इंस्टीड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं दोस्तों? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने एज अ एग्जांपल मैंने यहां पे लिया हुआ है Tl प्लस कैटायन, ओके, Pb2 प्लस कैटायन। ये वो कैटायंस हैं जिनके वैलेंस शेल में, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं इंस्टीड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। मैं बोल सकता हूं कि ये रिस्पेक्टिव कैटायंस लुईस थ्योरी को फॉलो नहीं करते। ओके, यानी कि इनके आयनिक कंपाउंड में लुईस थ्योरी इनवैलिड होगी। अगर हमारा लेड किसी का आयनिक कंपाउंड बनाता है, हमारा थैलियम किसी के साथ आयनिक कंपाउंड बनाता है, तो लुईस थ्योरी वहां पर इनवैलिड होगी। सिमिलरली एक और एग्जांपल है मेरे पास बिस्मथ। यहां पर आप देख सकते हैं Bi3+ आयन की फॉर्म में अवेलेबल है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है, ज़ीनॉन ऑफ 4f15 5d10 6s2। ओके, सो दोस्तों यहां पे इंस्टीड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कुछ और ही क्वांटिटी अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, सो अगर बिस्मथ भी इन फ्यूचर आयनिक कंपाउंड बनाता है तो कहीं ना कहीं लुईस थ्योरी उसमें भी इनवैलिड होगी। ठीक है, तो सबसे पहला फंडा और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ऐसे कैटायंस जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं आउटर मोस्ट शेल में इंस्टीड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, दीज आर इनवैलिड इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, मतलब कि लुईस थ्योरी वहां पे इनवैलिड होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट को देखते हैं। अब हम और आगे की बात करते हैं। ऐसे कैटायंस हुज हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल इंस्टीड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्टेट का एक्सपेंशन करने वाले कैटायंस, ऐसे कैटायंस जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से ज्यादा हैं, और ज्यादा भी मतलब फिक्स कर दिया गया, वेरिएबल नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि 9 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 या 12, 8 से ज्यादा है और वो फिक्स है। कितना? 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में अवेलेबल है उस रिस्पेक्टिव कैटायन के, और वो कैटायन जस्ट सपोज के आयनिक कंपाउंड बनाता है, तो लुईस थ्योरी वहां पर इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, सो जैसे कि एग्जांपल के लिए जिंक 2+ को लिया गया है, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, नियॉन ऑफ 3s2 3p6 3d10। ओके, सो नाउ गाइस, अब Zn2+ मान लीजिए कि आयनिक कंपाउंड बना रहा है, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, 2 + 6 8 + 10 18। ओके, इंस्टीड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इट इज हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस व्हाट? जिंक के आयनिक कंपाउंड में लुईस थ्योरी इनवैलिड होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट पे नजर मारते हैं गाइस। थर्ड पॉइंट, ठीक है, ऐसे कैटायंस हुज हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब डिफरेंट की कहानी यहां पे दिखाई जाएगी।
डिफरेंट का मतलब यह है कि अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑक्टेट को ले लूं, मान लीजिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ऑक्टेट कंप्लीशन, यानी कि स्पीशीज में 8 इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन के सामने अगर 8 से कम हो गए वो भी डिफरेंट हो गया, 8 से ज्यादा हो गए वो भी डिफरेंट हो गया। यहां मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूं कि क्या क्वांटिटी रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने एक एग्जांपल अवेलेबल है आयरन 2+ कैटायन का। इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हाट, नियॉन ऑफ 3s2 3p6 3d10। ओके, जस्ट अ मिनट, इसको मैं 10 कर देता हूं बच्चों, ठीक है। इट इज 3d10। सो आप देख सकते हैं कि यहां पर इस वक्त आयरन 2+ के पास 14 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। यह बात सच है कि यह ऑक्टेट का एक्सपेंशन शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आयरन का कोई भी आयनिक कंपाउंड अज्यूम करूं, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें भी लुईस थ्योरी इनवैलिड होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल है आपकी स्क्रीन के सामने, दैट इज Cr3+, क्रोमियम 3+ कैटायन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त क्या लिखा हुआ है, 3s2 3p6 3d10, सॉरी 3d3। यहां पर मैं शायद गलती कर गया, मुझे लगा कि यहां पर 3d10 आना चाहिए था, जबकि यहां आएगा 3d6। सही लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये लिखा हुआ है 3d6, सॉरी मैं गलती कर गया। 6 + 6 12 + 2 तब जाके ये 14 हुआ है। ओके, मुझे लगा कि 3d10 आएगा। तो क्रोमियम की अगर मैं बात करूं तो जरा क्रोमियम 3+ कैटायन को देखते हैं, 3s2 3p6 3d3। टोटल इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे होंगे कितने हैं, 11, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा ही है, ऑक्टेट से तो ज्यादा ही है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर क्रोमियम हमारा कोई आयनिक कंपाउंड बनाता है, तो क्रोमियम अगर आयनिक कंपाउंड बनाए तो लुईस थ्योरी वहां पर इनवैलिड होगी। किस केस में, क्रोमियम 3+ कैटायन के केस में, ठीक है। सिमिलरली आयरन 2+ कैटायन के केस में इनके रिस्पेक्टिव आयनिक कंपाउंड क्या हैं, इनवैलिड होंगे लुईस थ्योरी के करस्पॉन्डिंग। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अपना एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की सिचुएशन को बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग फेज से एनालाइज करना सीखते हैं। सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि स्पीशीज के बीच में जब कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो या तो वो सिंगल बॉन्ड होता है, या तो वो डबल बॉन्ड होता है, या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, किन सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग क्रिएट होता है या फॉर्मेशन में आता है, ये सारी सिचुएशन हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कंसेप्ट से सीखेंगे। एक एक कंसेप्ट को बहुत प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसे शॉर्ट में वीबीटी भी कहते हैं, ठीक है, इसे शॉर्ट में वीबीटी भी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जस्ट सपोज मान लीजिए कि मेरे पास कोई स्पीशीज है ए और कोई दूसरी स्पीशीज है बी। ओके, स्पीशीज ए के पास अपना कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, स्पीशीज ए के पास अपना कोई ऑर्बिटल अवेलेबल है। मान लीजिए कि स्पीशीज ए के पास ऑर्बिटल है क्या, एक्स, ठीक है, और स्पीशीज बी के पास उसका कोई ऑर्बिटल है वाई। अभी स्पीशीज ए और बी इन दोनों ने केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया है, ये दोनों बिल्कुल फ्री स्टेट में अवेलेबल है, आइसोलेटेड कंडीशन है दोनों की। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ए और बी को केमिकल बॉन्ड बनाना है, यानी कि एटम ए और एटम बी, स्पीशीज ए और स्पीशीज ई को क्या करना है, बॉन्ड फॉर्मेशन करना है और एक मॉलिक्यूल क्रिएट करना है, तो ए के ऑर्बिटल और बी के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होना चाहेंगे। जब ऑर्बिटल मिक्सिंग होती है तभी बॉन्ड फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। ओके, तब जाकर ये दोनों आइसोलेटेड स्पीशीज कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं।
तो अभी मान लीजिए कि आपके पास है आइसोलेटेड स्पीशीज ए और आइसोलेटेड स्पीशीज बी। ए का ऑर्बिटल है एक्स, जिसने अभी तक किसी के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ना ही केमिकल बॉन्डिंग पार्टिसिपेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, आइसोलेटेड यानी कि प्योर फॉर्म में है। सिमिलर कहानी एटम बी के ऑर्बिटल के साथ भी है। बी का ऑर्बिटल है वाई, इसने भी अभी तक किसी के साथ भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, प्योर फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, ऑर्बिटल एक्स और ऑर्बिटल वाई प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास हैं। अब ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग के लिए प्रोसीड करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए प्रोसीड करेंगे, तब जाकर केमिकल बॉन्ड जनरेट होगा और ए और बी आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैं बेसिक डेफिनेशन कवर करूंगा। सबसे पहले ऐसा माना जाता है, इट इज कंसिडर्ड दैट प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन। यह बात मैंने जस्ट अभी अभी क्लियर कर दी। अब जस्ट इमेजिन जो ऑर्बिटल ऑलरेडी बॉन्ड बना चुके हैं, जो ऑलरेडी पहले से ही यूज होके बैठे हैं, जिनका इन्वॉल्वेशन कहीं और है, वो क्यों अपना इन्वॉल्वेशन दूसरी जगह देगा? यानी कि बॉन्डेड सिचुएशन दोबारा बॉन्ड बनाने के लिए काबिल नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट का क्या मतलब है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जब कोवैलेंट बॉन्ड मैंने पढ़ाया था। एटम ए और एटम बी अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे और अपना अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे, तब जाकर एक केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड भी आ सकता है, पाई बॉन्ड भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जरा देखते हैं आगे की कहानी धीरे धीरे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड की। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये नाम सुने हुए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज मीन बाय सिग्मा बॉन्ड, तो दोस्तों सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड अपने आप में बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये अपने आप में क्या होता है, स्ट्रांग होता है, याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या लिखा हुआ है, इट इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैप ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। मान लीजिए कि मेरे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल है लाइक दिस। ठीक है, सुनना मेरी बात, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मेरे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक मान लीजिए कि मेरे पास अवेलेबल है एक्स और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल मेरे पास अवेलेबल है वाई। ओके, अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल एक्स था वो इस तरीके का है, स्फेरिकल शेप का, और जो वाई है ये भी मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि मेरे पास स्फेरिकल शेप का ही है। ठीक है, स्फेरिकल शेप का ही है। तो स्फेरिकल शेप से मुझे क्या माइंड में क्लिक हो रहा है, मेरे माइंड में यह बात आ रही है कि जब मैं 11th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर पढ़ रहा था, तो क्वांटम नंबर के जस्ट बाद ऑर्बिटल की कहानी मुझे वहां बताई गई थी। किसकी कहानी बताई गई थी, ऑर्बिटल की कहानी मुझे बताई गई थी। ठीक है, सो एस ऑर्बिटल मैं कैसे देखूंगा, मुझे दिख रहा है कि स्फेरिकल है दोनों, क्या है, दोनों स्फेरिकल हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर दोनों स्फेरिकल हैं तो एक्स और वाई को मैं एस और एस बोल ही सकता हूं, दिस इज माई एस ऑर्बिटल। ठीक है, दिस इज माई एस ऑर्बिटल, ये भी मेरे लिए क्या है, एस ऑर्बिटल है, ये भी मेरे लिए एस ऑर्बिटल है। अब देखो एस ऑर्बिटल जो है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, ये दोनों साइज में क्या है, स्फेरिकल। क्या है बच्चों, ये स्फेरिकल है। ठीक है,
स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, स्फेरिकल इन शेप। अब स्फेरिकल होने की वजह से ये नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है, स्फेरिकल होने की वजह से ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल की वजह से मैं बोल देता हूं कि यहां पर क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल की वजह से यहां पे क्या बोल दूं मैं कि भैया नॉन एक्सियल है। ये क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये है हमारे लिए नॉन एक्सियल। तो इतनी कहानी मुझे क्लियर हो गई अभी के लिए। किसके लिए, अभी के लिए। सुनना, मैं चाहता तो आपको पी ऑर्बिटल से भी समझा सकता था, वो चीज मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है, वो चीज मैं आगे समझाऊंगा। अभी आपको इतनी चीजें समझनी है कि यहां पर एस और एस ऑर्बिटल मैंने ले लिए हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट। मैं जानता हूं कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं शेप में, स्फेरिकल होने की वजह से मैं इन्हें नॉन डायरेक्शनल कह सकता हूं, और नॉन डायरेक्शनल को इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये नॉन एक्सियल है, ठीक है। तो अब लिखा हुआ है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल हेड ऑन या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं तब जाकर सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होता है, ठीक है। तो अगर ये एस और एस ऑर्बिटल हैं और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे तब जाकर सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, आइए। और पाई बॉन्ड का केस ये है, सुनना जरा। अब ये पाई बॉन्ड का केस है, ओके। जनरली मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाई बॉन्ड कहां अवेलेबल होता है, डबल और वो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड का केस है और ये ट्रिपल बॉन्ड का केस है, ठीक है। तो जो पाई बॉन्ड है मैं बताता हूं। डबल बॉन्ड में क्या होता है कि एक बॉन्ड होता है आपका सिग्मा और एक बॉन्ड होता है आपका पाई, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होता है कि पाई, सिग्मा और पाई की एक सैंडविच लेयर होती है। बीच वाला बॉन्ड आपका सिग्मा है, ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड आपके क्या है, पाई बॉन्ड। यहां पर आप ऊपर वाला सिग्मा मान लीजिए और नीचे वाला पाई मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो ये होता है पाई बॉन्ड का केस। अब पाई बॉन्ड कब बनता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पाई बॉन्ड कब बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, मान लीजिए कि भाई मेरे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ठीक है। मेरे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, मान लीजिए लेट इट बी एक्स, ठीक है, लेट इट बी वाई, ठीक है। जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सी मिक्सिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज या फिर लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। ठीक है, तब जाकर जनरेट क्या होगा बेटा आपका, तब जाकर जनरेट होगा आपका पाई बॉन्ड। सुनना मेरी बात, तब जाकर आपका जनरेट होगा यहां पर पाई बॉन्ड, ठीक है। तब जाकर जनरेट होगा आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। ये कहानी है, ये आपको समझनी है। अब दोनों तरीके से ओवरलैपिंग में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। यानी कि मैं हेड ऑन भी सिखाऊंगा और साइड वाइज भी सिखाऊंगा। साइड वाइज को हम लोग लेटरल भी कहते हैं और हेड ऑन को हम लोग एक्सियल भी कहते हैं, ठीक है।